Hello friends, myself Manmohan Sharma. I have secured second rank in Rajasthan Administrative Service Exam 2018. मैं राजस्थान के टोंक ज़िले के मालपुरा सब डिवीज़न के किरावल ग्राम का रहने वाला हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह रूरल है। मेरे पिताजी फार्मर है और मैंने इस बार अपनी मेहनत, लगन और ईश्वर के आशीर्वाद और मेरे जो मार्गदर्शक है पिताजी, गुरुजन और अन्य फैमिली मेम्बर्स और मेरे फ्रेंड्स, उन सब की शुभकामनाओं से मैंने इस बार ये मुकाम हासिल किया है। जहाँ तक RAS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी की बात है तो मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी फॉलो की थी। उसमें जो एग्ज़ाम के तीनों सेगमेंट है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, उन तीनों को मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिया था। इन तीनों की तैयारी यदि अलग अलग करते हैं हम लोग तो ये एक तरह से हमारी संयुक्त तैयारी नहीं हो पाती है। तो मैंने सबसे ज़्यादा इसमें फोकस रखा मेंस आंसर राइटिंग और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक तरह से जो फाउंडेशन वाली जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस रखा। तो उससे ही मेरी जो समझ थी वो चीज़ों को प्रेजेंट करने लायक बनती चली गई। शुरू से ही मेरा फोकस ये रहता था कि मैं जो भी पढ़ूँ उसको एक तरह से कॉपी में प्रेजेंट करने के हिसाब से मैं पॉइंट फॉर्मेट में उसका जो कंटेंट है ओरिजिनल, उस पर मेरा फोकस रहता था। और वही स्ट्रेटजी मेरे को प्रीलिम्स में भी काम आई, क्योंकि प्रीलिम्स में आजकल जो क्वेश्चंस हैं उनका ट्रेंड चेंज होने लग गया है। वहाँ पर भी आपसे एक तरह से व्यापक समझ वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम का ट्रेंड था उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे, लेकिन आजकल जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पर हमारी कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रेटजी है, कॉम्प्रिहेंसिव हमारा मैनर में जो तैयारी की हुई है, उन सब चीज़ों का काफ़ी अधिक सहयोग मिलता है हमें। इसलिए मेरी जो इस एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेटजी थी वो प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में एक तरह ही कॉमन स्ट्रेटजी रही। मैंने हमेशा मेंस पर ही फोकस किया, क्योंकि मेंस के ओरिएंटेशन से जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए कॉपी तक उतारने का प्रयास करना चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी की बात करूं मैं तो मेंस की आंसर राइटिंग का जो कंटेंट होता था उसको 3 भागों में बांटकर मैंने उस कंटेंट का एक तरह से मूल्यांकन किया है हमेशा। क्योंकि सबसे पहले जब भी मैंने कोई कंटेंट पढ़ा तो उसको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या डालना है कॉपी में। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका जो कंटेंट है वो उसको पॉइंट फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन, ताकि जो एग्जामिनर हमारी कॉपियों को पढ़ रहे हैं वो कम प्रयास में हम जो कहना चाहते हैं, हमारे अंदर जो नॉलेज है उसको समझ सकें। इसके लिए हमें प्रेजेंटेशन का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। मैंने प्रेजेंटेशन के लिए पॉइंट फॉर्मेट, डायग्रामेटिक मैनर और उसके साथ साथ ही यदि कुछ करंट का वैल्यू एडिशन था, अपडेटेड जो मटेरियल था, नई करंट की चीज़ें थी, उन सब चीज़ों के साथ आंसर्स को सप्लीमेंट किया। इसीलिए आंसर एक तरह से रिलेवेंट से नज़र आने चाहिए अपने, तभी एग्ज़ामिनर को आसानी होती है और जो हम कहना चाहते हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम हो पाता है। यदि एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक्स और जो मटेरियल है उसकी बात करूं मैं तो सबसे पहले मैंने शुरुआत NCERT से और बेसिक टेक्स्ट बुक से की थी। जब NCERT को हम लोग पढ़ लेते हैं तो एक तरह से हमारी जो नींव है, फाउंडेशन है, वो मजबूत हो चुकी होती है। हमारी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक समझ हो चुकी होती है। फिर उसके बाद हमें उस समझ को, डिफरेंट सब्जेक्ट के नॉलेज को एक जगह करना होता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो आपको यदि पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के, उन सब के एस्पेक्ट्स छुपे हुए होते हैं। तो जब हमारी व्यापक समझ होती है तभी हम उस आंसर को बहुत डायनेमिक अप्रोच में प्रेजेंट कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैंने जो चीज़ें हैं बेसिक कंटेंट बुक्स, उन सब से फाउंडेशन मजबूत किया। फिर उसके साथ साथ कंटेंट को करंट के साथ जोड़कर उसका वैल्यू एडिशन किया। और उसके साथ ही जो मैंने एक विशेष चीज़ की, मैंने जब भी कोई किसी चीज़ को शुरुआत में तैयारी के दौरान पढ़ा तो मैंने उसका शॉर्ट नोट्स बनाते हुए दोनों साइड में खाली गैप रखा, ताकि मैं जब भी उस चीज़ को कोई भी वैल्यू एडिशन के साथ या फिर करंट कंटेंट के साथ अपडेट करना चाहूँ, वैल्यू एडिशन करना चाहूँ उसका, तो साइड में मैं उसके लिखता रहता था। तो इस तरह से अंत तक आते आते मेरा बहुत ही रिलेवेंट मैटर तैयार हो चुका था, जो मैं बहुत कम समय में आराम से रिवाइज़ कर पाता।
तो मेरी इस स्ट्रेटजी ने मुझे बहुत 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 लाभ पहुंचाया है। इसके लिए मैंने कम समय में, जब मेंस का एग्ज़ाम होता है तो उससे 10-15 दिन पहले हम लोग पूरा कंटेंट, पूरा जो हमारा सिलेबस है वो रिवाइज़ कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर यदि मैं बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट में जब तैयारी शुरू की थी मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही मैं पास आउट हूँ और वहीं पे लाइब्रेरी में बैठकर हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी। और जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है तो टाइम मैनेजमेंट के दौरान शुरुआत में मेरा फोकस स्पेशली पढ़ाई पे रहता था। जब भी मेरी पढ़ाई 12-13 अप्रोक्सीमेटली 10-12-13 घंटे पढ़ाई हो जाती थी तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कुछ और होता था। इसके लिए टाइमिंग मैं जनरली सुबह की और रात की प्रेफर करता था, क्योंकि दिन में थकान हो जाने के कारण रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट को मैंने हमेशा मेरा जो स्टडी मटेरियल है उसको पूरा करने के साथ जोड़कर देखा है। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट में, और एक तरह से हमें फिजिकली और मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ ही मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, स्ट्रेस नहीं आए उसके लिए कोई हॉबी परस्यू कर सकते हैं, अपने दोस्तों का सहारा ले सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, उन लोगों को आप पे भरोसा होना चाहिए, वो लोग आपके लिए सदैव सकारात्मक सोचने वाले होने चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सफलता में, हमारी मेहनत में बहुत वेरी करती है। RAS एग्ज़ाम और UPSC एग्ज़ाम में यदि डिफरेंस की मैं बात करूं तो जो शुरुआती ट्रेंड था RAS 2013 में जो सिलेबस चेंज हुआ था उससे पहले के शुरुआती ट्रेंड तक यहाँ भी ऑप्शनल था और वहाँ भी ऑप्शनल, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शनल हटा दिया गया है और यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट, छोटे छोटे सेगमेंट भी काफ़ी जोड़ दिए गए हैं, जिससे एक तरह से सिलेबस को लेकर भी, मेंस के सिलेबस को लेकर डिफरेंस है। और दूसरा आंसर जो राइटिंग है उसमें UPSC में हमें 200 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में लिखना पड़ता है और यहाँ पर हमें 5 मार्कर, 2 मार्कर और 10 मार्कर के ओरिएंटेड में आंसर प्रेजेंट करने होते हैं। और बेसिकली जब प्रिपरेशन की मैं बात करूँ तो प्रिपरेशन में मुझे कोई विशेष अंतर नहीं लगा। बाकी यह है कि जो मेंस के अलग अलग सेगमेंट हैं उनको हमें अलग से तैयार करना होता है। इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए उससे संबंधित यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है उसमें हमें हमेशा ऐसी चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए जो हमें पॉजिटिविटी देती है, जिनमें हमें इंटरेस्ट आता है और जिनसे हमें एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम यदि कहीं पर बैठे हैं और लोग यदि बात करते हैं कि एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है, एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगता है, तो हमें उस जगह को छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारी सक्सेस में जो लोग हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं उनका ही विशेष योगदान रहता है। इंटरव्यू की बात करूं मैं तो इंटरव्यू में मेरा ख्याल है कि जो बोर्ड है वो हमारी इस चीज़ को चेक करता है कि हाउ टू डील विद सिचुएशन, क्योंकि हम लोग सरकार का काम करने के लिए जा रहे हैं फील्ड में, जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर सरकार में रिसोर्सेज की कमी होती है और बेहतर प्रबंधन, बेहतर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बोर्ड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछकर हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा एटीट्यूड और हमारा वे ऑफ थिंकिंग चेक करना चाहता है। तो इसलिए हमें इंटरव्यूज़ के आंसर करते वक्त हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आंसर क्या है, उससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आंसर को तैयार करने, आंसर को बताने में हम किस लेवल का सोच पा रहे हैं, किन चीज़ों को डायनेमिक अप्रोच में हम प्रेजेंट कर पा रहे हैं। जहाँ तक मेरा इंटरव्यू की सवाल है तो मेरे इंटरव्यू में मेरे को एग्रीकल्चर फार्म बिल्स, PDS और जो मेरी हॉबी है बच्चों के साथ समय बिताना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए और बोर्ड का एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था मेरे प्रति और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब इंटरव्यू हुआ तो मेरे को बहुत एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी फील हुई कि हाँ, बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू रहा है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट का जहाँ तक सवाल है तो लास्ट 2016 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब मैंने 4-5 जगह मॉक टेस्ट दिए थे, बट इस बार मैं सर्विसेज में था। तो एक तरह से सर्विसेज में गवर्नमेंट का, सरकार की जो पॉलिसीज़ है उनको इम्प्लीमेंट करते करते, लोगों से संवाद करते करते उस स्तर तक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाती है। और दूसरी चीज़ बताऊँ तो इस बार समय भी नहीं मिल पाया, इस कारण मैं मॉक भी नहीं दे पाया। तो मेरा एक तरह से डायरेक्ट इंटरव्यू बोर्ड के साथ ही मेरा कम्युनिकेशन रहा।
आरएएस एग्ज़ाम में अब ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं, अब खाली जनरल सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। उसके लिए हमें स्पेशली एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोचिंग्स का रोल मार्गदर्शन तक होता है। यदि हमें अच्छी कोचिंग मिलती है, अच्छा मार्गदर्शन मिलता है तो हम उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बट हमें एक चीज़ का स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें टेस्ट सीरीज़ तो 100% लेनी ही है, क्योंकि जो 2016 वाली वैकेंसी है आरएएस की, उसमें मेरे सिलेक्शन में मेरे को अलाइड सर्विसेज अलॉट होने का एकमात्र यही कारण था कि मैंने कम टेस्ट लिखे थे। इस बार मैंने 100+ टेस्ट लिखे, तो मेरी जो कमियां थी वो मेरे को पता लगी, तो उनको मैं दुरुस्त कर पाया। कभी कभी क्या होता है, हम लोग आलस से कर जाते हैं, हम लोग टेस्ट नहीं लिख पाते। हम लोग टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन कर लेते हैं, शुरुआत के 1-2 टेस्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग सोचते हैं यार मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, पहले मेरे को सिलेबस पूरा करना है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इन एग्ज़ाम्स का कंप्लीट सिलेबस कभी पूरा नहीं हो पाता है। चीज़ें बदलती जाती है, चीज़ें नई ऐड होती जाती है, चीज़ें अपडेट होती जाती है। तो मेरा पर्सनल आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि टेस्ट सीरीज़ पे सबसे ज़्यादा बिलीव करें। आप लोग टेस्ट सीरीज़ को एक तरह से चैलेंज के रूप में लेकर उसको अपना जो डेली रूटीन है उसका पार्ट बनाएं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, इस एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण ये है कि हम जो जानते हैं वो एग्ज़ामिनर के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं। जहाँ तक लैंग्वेज सिलेक्शन की मैं बात करूँ तो मैं प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आरएएस एग्ज़ाम में हिंदी या इंग्लिश मीडियम में कोई लैंग्वेज बैरियर होगा। तो इसलिए आप जो कोई चीज़ ऐसी आपके दिमाग में आती है कि नहीं इस लैंग्वेज में ज़्यादा वेटेज है, एडवांटेज है, हिंदी में कम एडवांटेज है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। क्योंकि मैं प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होकर, हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट होकर यदि सफल हो सकता हूं, तो आप लोग भी आराम से हिंदी माध्यम के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अब जो नेक्स्ट वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, तो अपनी तैयारी में पूरी एनर्जी के साथ जुट जाएं। और यदि आपके दिमाग में कभी नेगेटिव एनर्जी आए, आप लोग कभी डीमोटिवेट होने लगे, तो मेरी ये 4 पंक्तियां इनको याद रखें, क्योंकि ये जहाँ तक मुझे सकारात्मक ऊर्जा देती रही है, वहाँ तक मेरा विश्वास है कि आपको भी सकारात्मक ऊर्जा देगी। जब भी अपने को लगे कि मेरा एक तरह से डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं और मेरा वक्त ख़राब चल रहा है, तो मुस्कुरा कर कहिए कि हे बुरे वक्त ज़रा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त गुजरने में। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे मार्गदर्शकों, मेरे अनुजों, मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए है। यदि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान रखें, पॉजिटिविटी, कंटिन्यूटी एंड पेशेंस। इन तीनों चीज़ों के सिवा इस एग्ज़ाम में और चीज़ों पर भरोसा नहीं करें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के लिए कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली नॉलेज ट्रैक का भी धन्यवाद, जिसने मुझे आप लोगों के साथ संवाद स्थापित कायम करने में मेरा सहयोग किया है।